हेलो गाइज, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ में स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हमने एक लेसन को आसानी से क्लियर कर लिया। अब दूसरा लेसन है। पहला लेसन था प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जस्ट हम लोगों को एक इस तरह से पढ़ना है कि बस उसको समझने, उसको आगे वाले जैसे कि अपवर्तन वाले चैप्टर को समझने के लिए हमें प्रकाश का परावर्तन समझना जरूरी है। तो प्रकाश के परावर्तन से उतना सवाल नहीं आता है जितना कि अपवर्तन से आता है। तो हमें मेनली अपवर्तन से बहुत अपवर्तन वाले चैप्टर को, यानी अभी जो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, उसको बहुत अच्छे से समझना होगा। और मैं आशा करता हूं कि मैं इस प्रकाश के अपवर्तन वाले चैप्टर को, जैसे कि मैंने पिछला चैप्टर जो आसानी से समझाया, चित्र के द्वारा समझाया, डेफिनेशन के द्वारा समझाया, फिर प्रैक्टिकली समझाया, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपवर्तन वाले चैप्टर को भी ठीक उसी फॉर्मेट में समझाए, ताकि आपको अगर पहला जो 8, 9 या 10 जो भी वीडियो बना है, अगर उसको आप लोग वॉच किए हैं तो इसमें आप लोगों को बस देखना है और बस याद होते जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगला लेसन है, दूसरा लेसन है फिजिक्स के लिए, लेसन सेकेंड, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। यहां आप देख रहे हैं कि नाम भी सुनने में थोड़ा सा सेम लग रहा है। वहां था प्रकाश का परावर्तन और यहाँ है प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन आखिर कहते किसको है। प्रकाश का अपवर्तन के समझने के लिए पहले हमें परावर्तन देखना होगा। एक बार हिंट्स देख लेते हैं थोड़ा सा, कि प्रकाश किसी भी माध्यम से या किसी भी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है और टकराकर फिर वापस मुड़ती है, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, प्रकाश का परावर्तन। अब अपवर्तन में है कि इसका डेफिनेशन कि सेम टू सेम उसी आधार पर कि किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम, वहां था किसी दर्पण, अब यहाँ है किसी माध्यम, और उस माध्यम में कोई भी हो सकता है, चाहे कांच का माध्यम हो, चाहे पानी हो, चाहे क्या है, चाहे कोई कपड़ा हो, चाहे किसी भी प्रकार का ये मीडियम होना चाहिए, ये माध्यम होना चाहिए। तो इस माध्यम पर टकराने के बाद ये अपना कुछ न कुछ पथ विचलित करता है, और विचलित करने के बाद फिर जो वापस फिर बाहर उस माध्यम से दूसरे माध्यम में फिर चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। आइए इसको पहले परिभाषा के द्वारा जानते हैं, फिर इसको चित्र के द्वारा जानेंगे, फिर इसको हम लोग प्रैक्टिकली जानेंगे, ताकि हमारे दिमाग में ये हमेशा के लिए बैठ जाए और हमें याद नहीं करना पड़े। तो दिया हुआ अपवर्तन, प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम, यहां लिख लीजिए, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन या पथ परिवर्तन कह सकते हैं। दिशा परिवर्तन बोलिए या पथ परिवर्तन बोलिए। पथ परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं, क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे तो हम लोग डेफिनेशन के द्वारा समझ लिए, अब इसे हम चित्र के द्वारा समझेंगे। अपवर्तन कहते हैं। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। प्रकाश की किरण को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर पथ परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब पथ परिवर्तन क्या है, आइए इसे हम चित्र के द्वारा देखते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे, इसको पहले चित्र के द्वारा देख लेते हैं। क्या है, यह एक माध्यम है, ये जो ABCD जो है वो क्या है, एक माध्यम है। ABCD क्या है, एक माध्यम है, ABCD। अब इस माध्यम के लिए हम पानी ले ले, कांच ले ले, या और कुछ भी ले ले। तो चलिए हम यहाँ पे इस माध्यम को हम कांच ले लेते हैं। क्या, इस माध्यम को बोलते हैं, ये कांच का माध्यम है, ठीक है। ये पारदर्शी कांच है। कैसा कांच है, क्योंकि पारदर्शी माध्यम होना चाहिए,
तो इसको चलिए हम ये पारदर्शी माध्यम, एक कांच का पारदर्शी माध्यम ले लिए, ठीक है। अब इसमें हम परिभाषा के द्वारा इसका चित्र बनाएंगे और आप लोग भी समझिए कि प्रकाश की किरण को, पहले तो माध्यम बना लिए मीडियम, अब प्रकाश की किरण को एक पारदर्शी माध्यम, तो ये और दूसरा, ये जो यहाँ पे हम सफेद वाला व्हाइट वाला जो जगह देख रहे हैं, यह भी एक माध्यम है। और वह कौन सा माध्यम है? तो हवा है। हवा है, सूर्य का प्रकाश है, उसमें धूलकण है, गैस है, या सीधे सीधे हम कह सकते हैं वातावरण है या वायुमंडल है। तो ये जो निर्वात है, या यहाँ पे कह सकते हैं निर्वात तो नहीं, लेकिन ये जो भाग है इस माध्यम से ऊपर और इस माध्यम के नीचे, या इस माध्यम के पहले और इस माध्यम के बाद, तो वो क्या है? वायुमंडल है, वातावरण है। तो ये वायुमंडल वाले भाग से यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है, ये वायुमंडल वाले भाग से प्रकाश की किरण आ रहा है। और आने के बाद इस माध्यम पर जब ये पड़ेगा तो इस माध्यम से ये क्या करेगा? थोड़ा सा अपना पथ विचलित करेगा, ठीक है। और पथ विचलित करके फिर वही पथ पर क्या हो जाएगा? वापस फिर वही पथ पर मुड़ के चला जाएगा, ठीक है। ये चला गया। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, आप लोग गौर से देखिएगा इसको, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये इधर से आया, थोड़ा सा पथ परिवर्तन किया, फिर वही रास्ते से जाके मुड़ गया। तो इसी पथ परिवर्तन को जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर पथ परिवर्तन की क्रिया, ये रास्ता जो चेंज कर लिया, ये रास्ता चेंज कर लिया। पहले आ रहा था इधर से, तो सीधे सीधे इधर गुजर जाना चाहिए था, लेकिन वो उधर से नहीं गुजर के क्या किया? पथ परिवर्तन करके फिर वही रास्ते से जाया, वही रास्ते से गया है। तो यानी कि यही क्रिया को हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन हम लोग समझ गए। ये प्रकाश की किरण हो गया, ये प्रकाश की किरण, प्रकाश का किरण, ये भी है वही। तो ये इधर से एक पारदर्शी माध्यम से आया, दूसरे पारदर्शी माध्यम में घुसा जब ये, तो पथ परिवर्तन किया, फिर वो तीसरे जब अगले पारदर्शी माध्यम में गया तो वहां से फिर अपना पथ चेंज कर लिया, वापस उसी दिशा में फिर, या उसी पथ पर फिर वापस चला गया, ठीक है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन हम लोग अच्छे से समझ गए। अब इसको प्रैक्टिकली समझिए। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकली आप लोग घर पे कीजिएगा इस चीज को। कैसे? तो ठीक इसी प्रकार से इसको और अच्छे से समझने के लिए प्रैक्टिकली इसको घर पे कीजिएगा। तो जैसा कि गाइस मैंने अभी बताया, अब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कैसे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले चलिए आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यह एक क्या है? ये एक कांच का गिलास है। ये क्या है? कांच का गिलास। आपके क्रियाकलाप आपकी किताब में भी दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये कांच का गिलास है, ठीक। और ये क्या है? ये एक माध्यम है। ये गिलास जो है, कांच का गिलास एक माध्यम है। और इस कांच के गिलास में ये एक दूसरा जो है पेंसिल है। इस पेंसिल को अगर हम सीधे सीधे देते हैं तो जितना पेंसिल का मोटाई है और इसका जो बनेगा वो सीधे सीधे जाना चाहिए था, अगर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो। लेकिन इस पेंसिल का मोटा हो जाना और इस पेंसिल का जो दिशा है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना, मुड़ जाना, वो आखिर क्यों होता है? तो उसका मेन रीजन जो है वो प्रकाश का क्या है? अपवर्तन है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। आप लोग गौर से देखिएगा। तो चलिए ये यहाँ पे अभी तक ये क्या है? कांच का गिलास है, पारदर्शी, और इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे पेंसिल देखते हैं। तो पेंसिल यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को गाइस, कि ऊपर में आप लोग देखिए, ग्लास के ऊपर, पानी के ऊपर देखिए पेंसिल का मोटाई, और ग्लास के नीचे, पानी के नीचे इसका मोटाई देखिए। अब जब हम इसे पूरा नीचे रख देते हैं तो अब आप लोग देखिए इसका, हाँ यहाँ पे, अब आप लोग कहाँ पे गौर करके देखिएगा? यहाँ देखिए, ये इस कॉर्नर पे आप लोग देखिए, थोड़ा सा ध्यान देके, कि इस कॉर्नर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ साइड से आप लोगों को देखने को पता चलेगा, जिधर से हम देख रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा वहां घर पे करके कि अगर सीधे सीधे जा रहा है तो आना चाहिए यहाँ पे, जैसा कि मुझे आभास हो रहा है कि पेंसिल का जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन हमें साइड से दिख रहा है हमारी तरफ से कि ये यहाँ पे आके क्या है? दिख रहा है। और पेंसिल का जो मोटाई है उससे बहुत ज्यादा मोटाई ये पानी के नीचे दिख रहा है। आप लोगों को भी अगर ऐसा दिख रहा होगा तो दिख रहा है तो ठीक है, यानी तो आप लोग घर पे इसे खुद से भी करके देखिएगा। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होने का कारण, मेन कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो है वो क्या होता है? अपने पथ को
विचलित करता है, यानी कि अपने पथ को मोड़ लेता है, उसी को हम लोग अपवर्तन करते हैं। तो यही ना हुआ, अभी ये दूसरे माध्यम है, अभी ये वातावरण है, और इस माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी कि पानी वाले माध्यम में जाता है, तो ये क्या करता है, अपने प्रकाश को अपवर्तित करता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए इसको सीख गए। अब अगला पॉइंट है, अब है अगला पॉइंट, आप लोग आइए देखिए, अगला पॉइंट है क्या, विभिन्न माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, क्या पता है कि सूर्य से या चंद्रमा से प्रकाश का किरण पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं कि प्रकाश से, जो सूर्य से और चंद्रमा से, दोनों का अलग अलग होगा आंसर। तो सूर्य से और चांद से जो है वो प्रकाश की किरण को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। तो आपकी किताब में दिया हुआ है कि, और वैसे हमें जानना भी है, आगे जान लेंगे कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ये बात सही है। जैसा कि आप लोग इमेजिन करके देखिए, अगर आपको सूखे जगहों पे दौड़ने के लिए दिया जाए, ठीक, फिर आपको कंकर वाले जगह पे दौड़ने के लिए दिया जाए, और फिर आपको कीचड़ वाले जगह पे दौड़ने के लिए दिया जाए, तो क्या आप तीनों मीडियम में एक समान दौड़ लोगे? जी नहीं। आप लोग हमें पता है कि अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अगर आपको कीचड़ वाले जगहों पे, समतल जगह पे और कंकर वाले जगहों पे दौड़ने के लिए दे दिया जाए, तो आप लोग सेम टू सेम चाल में नहीं दौड़ सकते हो, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार प्रकाश की चाल मतलब क्या, लाइट का चलना। तो सूर्य से जो प्रकाश चल के हम पृथ्वी तक आता है, तो उसके लिए जैसा कि हम जानते हैं, बचपन में ही जानते हुए होंगे कि बीच में बहुत सारा लेयर होता है, बहुत सारा मीडियम होता है ना। तो जैसे ओजोन मंडल होता है, समताप मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है, फिर बादल होता है, फिर बहुत सारा हवा होता है, धूलकण होता है, गैस होता है। तो उस सारे मीडियम को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए पृथ्वी तक क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है। तो क्या सीधे अगर डायरेक्ट आ जाता, मीडियम से कोई उसको नाता नहीं होता प्रकाश की किरण को, तब तो सेकंड से भी कम मात्रा समय लगता पृथ्वी तक आने में, लेकिन 8 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब अलग अलग मीडियम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता होगा। तो ठीक वही बात है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न होती है। आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, भिन्न भिन्न होती है। अब इसमें है क्या, एक हुआ अब इसमें कितना होता है, तो ये हम लोग न्यूमेरिकल में जानेंगे, लेकिन अभी इतना जान लेते हैं सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल कहाँ होता है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल निर्वात में होता है। निर्वात मतलब स्पेस बोलिए या शून्य बोलिए, जहां पे कुछ नहीं होता है। जहां पे कुछ नहीं का मतलब जैसे स्पेस, अंतरिक्ष जो है, वहां पे कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा है, न हवा है, न कोई प्रेशर है, न कोई वहां पे न धूलकण है, न कुछ नहीं है। तो वहां पे प्रकाश का किरण जो है सबसे तेजी गति में आता है, और फिर लेयर में जब ये पड़ता है तो वो स्लो हो जाता है। तो यानी कि प्रकाश एगो नोट बनता है, एगो पॉइंट बनता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए। ये बनता है क्या कि निर्वात में या शून्य में, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और वो कितना होता है, सबसे अधिक होता है, वो होता है अधिक होता है, वो कितना होता है, तो होता है वो 3 लाख, कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है वो दूरी तय कर लेगा प्रकाश का किरण। तो निर्वात में सबसे ज्यादा। फिर हाँ, कांच में आ जाइए, पानी में आ जाइए, तो इसको आप लोग प्रैक्टिकली भी कीजिएगा तो आप लोगों को आभास हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी तालाब में चले जाते हैं और उसमें कुछ दूरी पर जाकर हम क्या करते हैं, वाटर प्रूफ टॉर्च ले लेते हैं या कोई लाइट, और जब दोनों आदमी उसके अंदर डूब के मतलब और प्रकाश टॉर्च जलाते हैं, तब उसका अवलोकन हम लोग करेंगे। और फिर बाहर में जब रात के समय में खुले आसमान में जब हम प्रकाश को देंगे, यानी कि टॉर्च जलाएंगे, तब जो उसका जो हमें रिस्पांस मिलता है, उस दोनों का अवलोकन करके आप लोग खुद से ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि सच में प्रकाश का किरण जो है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग उसका चाल होता है, ठीक। अब अगला पॉइंट है, अब प्रकाश की चाल में यही अगला पॉइंट है कि सरल माध्यम और विरल माध्यम। तो सरल माध्यम, विरल माध्यम को अभी आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, बस थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं हम। सघन माध्यम और दूसरा पॉइंट है विरल माध्यम। इसमें कभी कभी अंतर भी पूछ देगा, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा समझा लेते हैं। सघन माध्यम मतलब हुआ कंजेस्टेड,
कंजेस्टेड मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका, और विरल माध्यम मतलब हुआ खाली वाला जगह, मतलब जहां पे बहुत कम हो या नहीं के बराबर हो। जैसे कि हम इसे चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। सघन माध्यम हुआ ये हो गया, ये क्या हुआ, ये हुआ सघन माध्यम। यहाँ पे जो धूल कण है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो ये हो गया क्या, सघन माध्यम। और ये विरल माध्यम बोलते हैं, तो जैसे कि अगर यहाँ इतना जगह खाली खाली होके ये हुआ, तो ये हुआ क्या, विरल माध्यम इसकी अपेक्षा में। तो सघन माध्यम विरल माध्यम आप लोग जान गए होंगे। तो सघन, हाँ, अब एक क्वेश्चन बनता है कि अब आप लोग बताइए कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा या विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा। तो अभी हमने जाना है, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात मतलब जितना खाली जगह होगा प्रकाश की चाल उतना तेजी से भागेगा, और जितना विरल माध्यम होगा प्रकाश की चाल उतना जो है वो धीरे चलेगा। तो चलिए इसको भी समझ गए। अब अगला पॉइंट है, इसके अगला है प्रकाश का अपवर्तन। तो ये जो किरण आता है, इस किरण का नाम वगैरह सब जो हम प्रकाश के परावर्तन में सीखे हैं, अब इसका नामकरण कैसे है, इसका छोटा छोटा डिफिनेशन है, उसको हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद चैप्टर पे यही एंड करेंगे, फिर आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बस आप लोग कंटिन्यू रहिए और पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग को हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिए। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है गाइस, वो आप लोगों की मदद से जो है वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रखा गया है, जिसमें हमें 12th तक के सिलेबस को पूरा कवर करना है। तो अभी फिलहाल हम 10th के सिलेबस को कवर करना चाह रहे हैं कि उसके एग्जाम तक, लास्ट एग्जाम होने तक 10th का सिलेबस कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर 11th 12th पर भी, तब तक आप लोग वॉच कीजिए, देखिए, और इसमें बहुत कुछ आगे आने वाला है। तो अगला पॉइंट है माध्यम में घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी, जिस माध्यम का घनत्व वही सघन विरल वाला माध्यम है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि ये इसमें सही क्या होगा, तो चलिए उसको हम कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होता है, ये भी नोट से याद करने वाला चीज है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, क्यों होता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं। माध्यम का घनत्व मतलब डेंसिटी का मतलब सघनता। माध्यम में जितने ज्यादा सघन होगा, हमने बताया है, घनत्व का मतलब सघनता आप कर लीजिए, और डेंसिटी भी वही होता है, उसका इंग्लिश होता है नाम। तो जिसका डेंसिटी जितना अधिक होगा, तो उसमें लाजिमी है, वाजिब बात है कि उसमें प्रकाश का चाल उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा कंजेस्टेड एरिया रहेगा उतना ज्यादा कम प्रकाश का चाल होगा ना, तो वही घनत्व को हम कंजेस्टेड एरिया बोल सकते हैं। तो चलिए ये भी याद करने वाला चीज है, इसको कंफ्यूजन होता था थोड़ा बहुत, तो इसको क्लियर कर लिया हम लोग। अब अगला पॉइंट है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो इसी चित्र में हम लोग समझ जाएंगे। पहले हम लिख लेते हैं, नोट पॉइंट लिख देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, इसके लिए हमें थोड़ा सा डिफिनेशन पे जाना होगा। व्याख्या, तो डिफिनेशन आप लोग जानते हैं कि किसी भी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर पथ परिवर्तन या पथ विचलन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या के लिए हमें जानना होगा, इसी चित्र में हम लोग समझ लेते हैं कि ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ अपवर्तित किरण, यानी परावर्तन होने के बाद जो जाता था तो उसको परावर्तन किरण बोलते थे, और यहाँ अपवर्तित होने पथ विचलन के बाद जो बाहर निकल जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण हो गया। और ये है, हाँ, आपतन बिंदु पर, ये यहाँ पे जिस पॉइंट पर मिलता था या कट होता था उसको क्या बोलते थे, आपतन बिंदु। उसको क्या बोलते थे, आपतन बिंदु। तो ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। अब दो चीज और रह गया, आपतन कोण और अपवर्तन कोण किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे और एगो चीज और आ गया, यहाँ पे इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से इस तरह से यहाँ पे एक अभिलंब खींच देंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे, इस तरह से अभिलंब खींच देंगे। इस तरह से यहाँ पे ये कोण जो बनेगा, ये कोण बनेगा I,
और ये कोण बनेगा आर, फिर यहाँ ये कोण बनेगा आई डैश और ये कोण बनेगा आर डैश। यानी कि आई बोलते हैं किसको, यहाँ पे आई जो है वो क्या है, ये है आपतित आपतन कोण, ये है आपतन कोण। और ये आर जो है ये है अपवर्तन कोण, ये है अपवर्तन कोण। और ये जो बिंदु है वो आपतन बिंदु तो समझिए गए, और ये जो अभिलंब है वो इस बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये और ये वाला जो दोनों पॉइंट है, ये और ये जो दोनों पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब। अभिलंब यानी कि, चलिए इसको हम लोग समझ गए। अब इसका डिफिनेशन भी समझ गए, आप लोग याद कर लीजिएगा किताब से। इतना ही आज हमें पढ़ाना है। थैंक यू, धन्यवाद। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।